Audio Jungle. आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान की यूनिट फर्स्ट का टॉपिक कवर करेंगे, जिसका नाम है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करना। इससे पहले हमने अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और भी बहुत सारे टॉपिक कवर किए थे, जो हमने आपसे यह आशा करते हैं कि आपको वे टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज का हमारा टॉपिक है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमारा ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम यह आपसे चाहते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। आज हम निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करेंगे। स्थापित करना। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटरमीडिएट 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह टॉपिक हमारे हर साल के किसी न किसी सेट में अवश्य होता है। आज हम इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि निरक्षीय स्थिति क्या होती है। जिस तरह से दो समान परंतु विपरीत आवेशों के बीच की अल्प दूरी स्थित होने पर उस निकाय को वैद्युत ध्रुव निकाय कहते हैं, उसी प्रकार किसी अक्ष के लंबवत जो रेखा खींची जाती है उसे निरक्षीय रेखा कहते हैं। और उस निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु P पर कोई भी अज्ञात बिंदु हम मान लेते हैं, जिसे बिंदु मान लेते हैं P, उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करना है। देखिए, इसके डायग्राम को बहुत अच्छे से भली भांति समझ लेना। माना दो समान परंतु विपरीत आवेश, देखिए -q और +q, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। अब वो अल्प दूरी हमने मानी 2l, जैसे कि हमने पिछले टॉपिकों में कवर किया था। अब इसका एक मिड पॉइंट हमने माना। मिड पॉइंट, कोई भी मिड पॉइंट किस पॉइंट को कहते हैं? जो किसी भी रेखा को दो भागों में विभाजित करेगा ही उसका मध्य बिंदु होगा। तो इस मध्य बिंदु को हमने O से डिनोट किया। अब देखिए, इसका हमने जब ये अर्धक खींचा तो ये दोनों जो रेखाएं हैं ये बराबर होंगी, और इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P पर, मान लिया ये बिंदु P है। अब देखिए, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E1, यहां पर इस बिंदु पर माने E2, और ये होगी हमारी परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता हुई E, परिणामी तीव्रता E। अब देखिए, ये जो बिंदु है इसे माना हमने A, इसको माना B, और ये हुआ P, और ये यहां से इस दूरी को हमने डिनोट किया R से, यानी कि OP = R। अब बच्चों, यहां पर हमें देखना है कि AP किसके इक्वल होगी? BP के इक्वल होगी। AP = BP। अब चित्र से जब AB जो है 2l है और OA बराबर OB है, तो OA कितनी होगी? L। तो हम चित्र से क्या लिख सकते हैं? चित्र से OA = OB = L, और OP = R। अब देखो, 10th और 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है? देखो, ये कौन सा त्रिभुज बना? ये त्रिभुज AOP। कौन सा त्रिभुज है ये? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में कोई ना एक कोण कैसा होता है? 90 अंश का होता है। ये कोण कितना अंश का है? 90 अंश का है। तो जब 90 डिग्री का कोण है, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय को लागू कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि कण क्या है इसमें? AP। तो कण AP = क्या हो जाए? AP का स्क्वायर = क्या हुआ? OA का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से देखो, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? AP का स्क्वायर = OA का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। अब यहां से देखो, चित्र में देखेंगे AP का स्क्वायर
इज इक्वल टू OA कितना है, OA हमारा कितना है, OA इज इक्वल टू L, तो OA की जगह कितना रख देंगे L का स्क्वायर, प्लस OP कितना है R, देखो यहां पे भी हमने लिखा है OP इज इक्वल टू R, तो यहां पर R स्क्वायर, अब AP का स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, आर्टिकल थोड़ा जरा बड़ा है लेकिन ये आता भी लॉन्ग में है, वर्गमूल लेने पर देखो जब वर्गमूल लेंगे तो AP का स्क्वायर कितना हुआ, AP इज इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। देखो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं, माना यहां पे जब हम थ्योरी लिखेंगे तो लिखेंगे इसमें, माना AB एक ध्रुव है जिसके बिंदु, माना AB एक ध्रुव वैद्युत ध्रुव है जिसके दो बिंदु A और B हैं, बिंदु A पर आवेश -q तथा बिंदु B पर आवेश +q है, जिनके बीच की दूरी 2L है, ये यहां पर हम मेंशन कर सकते हैं, एवं परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। अब यहां पर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हुआ। अब यहां पर जब AP इज इक्वल टू कितना आया, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, देखो ये डिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, कौन सी, AP, जबकि कितना हो गया, होगा AP इज इक्वल टू, जबकि AP इज इक्वल टू जितनी AP होगी इतनी BP होगी, क्यों होगी, क्योंकि OA इज इक्वल टू OB है, इज इक्वल टू क्या हुआ, BP इज इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है BP भी कितनी होगी, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। देखो विभिन्न अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से इसको समझाया गया है, कुछ में क्या है, इतने डायग्राम को अलग मान लिया गया है, देखो ये जो डायग्राम दिया है इस डायग्राम को क्या मान लिया गया, अलग भी मान लिया गया है, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये जो परिणामी तीव्रता निकालनी है, अब हम यहां पर -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, 1/4 नॉट इंटू q अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो कितनी हो जाएगी, E1 इज इक्वल टू 1, E1 इज इक्वल टू 1/4 नॉट कितना होगा, q अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और बिंदु B पर क्या हो जाएगी, 1/4 नॉट q अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि 1/4 नॉट कितना हुआ, q अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होंगी, समान होंगी, लेकिन क्या है, एक -q आवेश के कारण है, दूसरी +q आवेश के कारण है। जब हम इसकी परिणामी तीव्रता निकालेंगे E इज इक्वल टू E2 - E1 या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, जबकि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं होती है, इसलिए इसके हम घटक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों, घटक ले लेते हैं। वो घटक क्या होते हैं, देखो जब हम इसको घटक लेंगे तो यहां पर हो जाएगा ये E1 cos थीटा, इसको क्या मान सकते हैं, E1 cos थीटा, cos थीटा, ये कितना हुआ, E2 cos थीटा, घटकों में वियोजित किया। अब ये यहां पर क्या हुआ, देखो बच्चों ये हुआ यहां पर क्या हुआ, E1, ये हुआ E1, इतना मेंशन करने की जरूरत नहीं है लेकिन कर देते हैं, sin थीटा, ये हुआ E2 sin थीटा। अब जो परिणामी तीव्रता है, ये जो बिंदु P है, इस पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी, चलो अलग मेंशन कर देते हैं। परिणामी जो तीव्रता होगी बिंदु P पर वो होगी E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, cos थीटा। अब हम क्या करते हैं, बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता देखिए क्या होगी, E1 इज इक्वल टू 1/4 नॉट q अपॉन कितनी हो जाएगी, AP का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/4, या नीचे मेंशन कर देते हैं 1/4 नॉट q अपॉन कितना हुआ, अंडर रूट कितनी है, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब हम रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो कितना हुआ
1/4πε0 Q अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब इसी तरह से ये किसका मान हुआ, E1 का मान आ गया। अब क्या लेंगे, बिंदु B पर, बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता देखिए E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन, देखिए ये आदेश आ गया Q। अब ये क्या आ जाएगी, इसके लिए डिस्टेंस कौन सी होगी, BP, तो BP का स्क्वायर। बहुत अच्छे से ध्यान से समझना, इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन BP की वैल्यू कितनी है, √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, देखो हमारे पास यहां से E1 की वैल्यू भी आ गई और किसकी वैल्यू आई हमारे पास, E2 की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालनी है, परिणामी तीव्रता, क्योंकि अगर हम इसी से निकालते हैं तो जीरो आ जाएगी, जबकि जीरो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होती है। तो यहां पर परिणामी तीव्रता कितनी हुई, जबकि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत तीव्रता देखिए क्या होगी, इज इक्वल टू E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। अब देखिए हमारे पास E1 और E2 की वैल्यू तो है, बट कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो इस कोस थीटा की वैल्यू हम इस डायग्राम से निकालेंगे। इस कोस थीटा की वैल्यू डायग्राम से जब निकालेंगे तो देखो हमने पढ़ा होगा, 9th में आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का। तो साइन इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण और कोस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। तो यहां से एक बात बताइए, चित्र से कोस थीटा इज इक्वल टू आधार, देखिए OA भी ले सकते हैं, इस वाले में ले लीजिए चाहे इस वाले में, ये एंगल थीटा है, कितना है थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा थीटा। अब इस त्रिभुज में भी ले सकते हैं त्रिभुज OAP, यानी कि कोण PAO इज इक्वल टू कोण थीटा। अब देखिए जो कोण लेते हैं उसको बीच में लेते हैं और कोण क्या हो जाएगा PBO इज इक्वल टू थीटा, जबकि कोण PAO इज इक्वल टू कोण PBO, दोनों कोण इक्वल हैं। जब दोनों कोण इक्वल हैं तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, OA अपॉन AP भी ले सकते हैं, और कोस थीटा इज इक्वल टू क्या लिया जा सकता है, OB अपॉन BP भी ले सकते हैं, या आप इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, किसी को भी लिख सकते हैं। कोस थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ, OA अपॉन AP, OA अपॉन AP। अब देखिए OA की वैल्यू कितनी है, L, देखिए ये कितनी है, L है क्योंकि अर्धक है, ये है L। अब L अपॉन AP की वैल्यू हमने लिखी भी है, देखो AP की वैल्यू हमारे पास आई थी √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो यहां पर कितनी हुई √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। देखो बच्चों इसको जो है ना नोट करने में आपको परेशानी ना हो, इसलिए हम आपको इतना क्लियर देते हैं कि आप बहुत अच्छे से इसको कॉपी पर नोट कर सको। अब हमें थोड़ा सा रफ करना होगा, नहीं तो ये आर्टिकल इस बोर्ड पर पूरा का पूरा नहीं आएगा। बड़ा आर्टिकल है, इसको बहुत अच्छे से करने की कोशिश करना, और अगर कोई परेशानी होती है आपको तो आप कमेंट्स भेजना ना भूलें, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड करें। और वैसे हमने ये सोचा है कि आने वाले समय में आपको जो है लाइव क्लास प्रोवाइड कराएं, जिससे आपका जीवन में काफी आसानी हो। अब देखो यहां से cos थीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, देखिए इसे समीकरण 1 मान लिए, इसे समीकरण 1। अब समीकरण 1 में cos थीटा E1 व E2 के मान रखने पर, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ E1, E2 एंड cos थीटा इन द इक्वेशन फर्स्ट।
समीकरण 1 में, या हिंदी में लिख देते हैं, चलो समीकरण 1 में E1 E2 व कोस थीटा के मान रखने पर अब देखिए, जब हम इनके मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो कौन से समीकरण में, 1 में, तो E इज इक्वल टू, E1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब कोस थीटा की कितनी हो गई, L अपॉन कितना दिया है, अंडर रूट कितना है, देखो यहां पर लिखा है कोस थीटा की वैल्यू हमने कितनी लिखी है, L अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, कोस थीटा की, प्लस, चलो इसके नीचे लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना हुआ, इसके लिए भी L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, L अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब देखिए ये 2 बार है, एक ही वैल्यू 2 बार है तो हम कॉमन ले सकते हैं, कितना, यहां से देखो कितना कॉमन ले लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और देखिए ये भी ले सकते हैं अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। जब हमने ये कॉमन लिया तो यहां से कितना बचा, 1 प्लस 1, तो कितना हुआ, 1 और 1 2, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना, 2Q अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब ये देखो ये कितना हुआ है, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की 1/2, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, इसकी पावर कितनी है, 1। अब जब हम गुणा करते हैं तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। देखिए एक घात ये है, 1/2 ये है, और 1 प्लस 1/2 कितना हो गया, 3/2। देखिए यहां से हमारे पास क्या आया, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। देखिए रब किस तरह से करते हैं, 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2, इसके अपॉन में कितना माना, 1 और 2 का एलसीएम कितना हुआ, 2, तो 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार जाएगा, 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2, प्लस 2 की 1 से कितनी बार गई, 2 1 जा 2, 1 बार 1 बन जा 1, तो ये कितना आया, 3/2, तो इसकी पावर कितनी होगी, 3/2। हमारे पास अब एक बात इसमें हमें देखो क्या करनी है, 1 कितना आ गया ये, अब हां यहां पर देखिए सुन लीजिए बच्चों, एक बार था ये L, यहां से हम Q तो हमने कॉमन ले लिया था, लेकिन क्या रह गया, ये L, देखिए ये L और है 2QL, ठीक। अब हमारे पास क्या है, ये 2QL। अब हमें ये बताइए आप, टू बी नो दैट, देखो हमने पहले टॉपिक में बताया था P इज इक्वल टू क्या होता है, 12Q, तो P इज इक्वल टू 12Q, सॉरी बेटा, तो इसलिए E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम 2L3 भी लिख सकते हैं, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखिए, अब ये 12Q जो है इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, 12Q का मान उपर्युक्त समीकरण में रखने पर, 12Q बराबर P उपर्युक्त समीकरण में रखने पर, अब जब हम ये मान यहां पर रखेंगे, कहां पर, देखिए ये भी जो वैल्यू है 12Q इज इक्वल टू P यहां पर रखेंगे, कौन से समीकरण में, इस समीकरण में,
तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 इस 12Q की जगह कितना रखा P अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। हमने पहले आर्टिकल में भी बताया था कि 12 बहुत छोटी दूरी है। जब 12 छोटी है तो L तो उससे भी छोटी होगी। किसकी तुलना में? R की तुलना में। इस R की तुलना में ये L दूरी बहुत ही छोटी है, तो इसलिए L इज वेरी स्मॉलर देन R। तो इसलिए L का मान नगण्य करने पर अब जब हम L का मान नगण्य करेंगे तब क्या हो जाएगा? देखिए E इज इक्वल टू 1/4πε0 12Q की जगह कितना रखा? P, ये तो P है ही, यही से लिख सकते हैं L स्क्वायर। L को खत्म कर देंगे तो R स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो E इज इक्वल टू पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 P/R3। ये हमारा फॉर्मूला जो है प्रूफ हो जाता है। और ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि हर बार जो है बोर्ड परीक्षा में जरूर आता है, इसलिए हम ये आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन इसमें भी अगर आपको कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर भेजें। और हम आपसे ये चाहते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।